नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है भारतीय इतिहास को लेकर, जो कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि उसके सिलेबस पर आधारित है और ये एनसीईआरटी बेस है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम वीडियो के एक और लेक्चर को लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने लगभग 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं हिस्ट्री को लेकर, यानी कि भारतीय इतिहास को लेकर। आज ये 5वां वीडियो है। ये वीडियो मुख्य रूप से होगा 16 महाजनपद के बारे में। इससे पहले हमने सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में आपको बता दिया है। अब आज शुरू करेंगे 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की भी बात हम आज ही के लेक्चर में करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 16 महाजनपदों से अपना क्लास। अगर मैं 16 महाजनपदों की बात करूं तो दोस्तों, 16 महाजनपद का इतिहास भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय सभ्यता के रूप में देखा जाता है, यानी कि दूसरा अर्बन सिविलाइजेशन इसको आप कह सकते हो। दूसरा नगरीय सभ्यता अगर भारतीय इतिहास में अगर कोई था तो 16 महाजनपद था। हालांकि इससे पहले की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि जो वैदिक काल था वो ग्रामीण सभ्यता पर आधारित था। उससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता वो एक शहरी सभ्यता थी, वो भी एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता अगर आपसे प्रश्न आता है तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता, और अगर दूसरी नगरीय सभ्यता आता है तो 16 महाजनपद। तो आइए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों मैं बात बताऊंगा आपको, आखिर ये 16 महाजनपदों की नींव कैसे पड़ी। इतने बड़े भारतवर्ष में 16 महाजनपद कैसे बने, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं 16 महाजनपद कैसे बने, तो 16 महाजनपद, देखिए दोस्तों, हुआ क्या था। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारत में सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। तो सिंधु घाटी के लोग उस समय यहाँ पर राज कर रहे थे, या फिर वो सभ्यता यहाँ पर चल रही थी। क्या हुआ उस दौरान, हमने आपको बताया था कि मध्य एशिया से, सेंटर एशिया से कुछ जातियों का आगमन भारत की ओर हुआ, और जब भारत की ओर हुआ तो वो लोग कबीलाओं में रहते थे, यानी कि, और साथ में वो लोग बड़े लड़ाकू किस्म के थे। लड़ाकू किस्म के थे, इनके एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग थे, इसलिए इन लोगों को आर्य कहा गया। और इन्होंने ही भारत में वैदिक ग्रंथों की रचना की, तो उस समय को वैदिक काल भी कहा गया। तो दोस्तों हुआ क्या, वो लोग, क्योंकि वो लोग जो है बड़े लड़ाकू किस्म के लोग थे, तो वो लोग कारवां में चलते थे। इतिहास में उनको कारवां के साथ साथ जन भी कहा गया, यानी कि कई सारे जनों में वो लोग भारत में आए। तो उन लोगों ने, जब भारत में वो लोग आए, तो उन्होंने चारों ओर से सिंधु घाटी के लोगों को घेरा और इनको मार डाला और भगा दिया। क्योंकि इतिहास में उनको जन भी कहा गया, तो बाद में क्या हुआ, कई सारे जन यहाँ पर आए थे। तो क्या हुआ, कई सारे एक जन ने दूसरे जन को मारा तो वो जनपद बन गया, और एक जनपद ने दूसरे जनपद को मारा तो वो महाजनपद बन गया। इस तरह भारत में 16 महाजनपद बन गए। 16 महाजनपद यानी कि 16 बड़े शहर बन गए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, एक एक करके इनका वर्णन करते हैं कि इनकी जो जानकारी के स्रोत हैं 16 महाजनपद के, वो कौन कौन से हैं, पहली बार कहाँ पर चर्चा हुई थी, और ये जनपद कहाँ कहाँ फैले हुए थे, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर शुरू करी जाए 16 महाजनपद, मैंने आपको बताया 16 महाजनपद क्या, इसके उदय के क्या कारण थे, क्या परिस्थितियाँ बनी। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया कि ये द्वितीय नगरीकरण था, यानी कि भारत की द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता थी ये। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि इसका क्रमबद्ध विकास कैसे हुआ। बात करते हैं क्रमबद्ध विकास कैसे हुआ। देखा जाए तो सबसे पहले कुल और कुल, यानी कि एक कुल और दूसरे कुल को मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम और ग्राम को मिलकर, यानी कि ग्राम प्लस ग्राम से एक विश बनता था। विश प्लस विश से एक जन बनता था। विश और विश से एक जन बनता था। जन और जन से जनपद बनता था। जनपद प्लस जनपद से महाजनपद बना। इस तरह 16 महाजनपद बन गए, और ये वैदिक काल के बाद की सभ्यता है।
या वैदिक काल के बाद ये जनपदों का उदय हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं 16 महाजनपद की। 16 महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद की जो परिस्थितियां थी, क्या उसकी सामाजिक परिस्थिति थी, क्या आर्थिक परिस्थिति थी, क्या धार्मिक परिस्थिति थी, इन सब पर हम बात करेंगे। अगर बात करें 16 महाजनपदों की तो 16 महाजनपद ये क्या थे, गणतंत्र राजतंत्रात्मक थे। इसमें से 10 जो थे गणतंत्रात्मक थे, यानी कि राजतंत्र पर भी आधारित थे, ये गणतंत्र पर भी आधारित थे। और यहां पर सबसे बड़ा कौन होता था, राजा होता था। और राजा का चुनाव जो है गणतंत्र में तो अविभाजित वर्ग के क्षत्रियों द्वारा किया जाता था, यानी कि जनता द्वारा किया जाता था। लेकिन जहां पर राजतंत्र था वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनता रहता था रक्त संबंध के आधार पर। आइए शुरू करते हैं 16 महाजनपदों की। ये बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। 16 महाजनपदों के बारे में मैं इसके जानकारी के स्रोत बताऊं तो इसके जानकारी के 3 स्रोत हैं मुख्य रूप से। हालांकि आपने 2 स्रोत जरूर पढ़े होंगे, मैं आपको आज तीसरा स्रोत भी बताता हूं। पहला स्रोत है अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध साहित्य है। इस अंगुत्तर निकाय से भी 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र मिलता है। इसके अलावा भगवती सूत्र एक जैन साहित्य है। भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक तीसरा आचार्य पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, यहां पर भी 16 महाजनपदों का मिलता है। बल्कि 16 महाजनपदों का नहीं, अष्टाध्यायी में तो 22 महाजनपदों का उल्लेख है। अगर मैं बात करूं 16 महाजनपदों में कुछ गणराज्य भी थे। अगर आप उनकी संख्या काउंट करोगे तो ये लगभग 22 के पास पहुंच ही जाएगी। तो ये 3 मुख्य स्रोत हैं, इनमें से भी 2 मुख्य हैं, आप याद रखेंगे, अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य, भगवती सूत्र जैन साहित्य, और इसके अलावा पाणिनि का अष्टाध्यायी में भी उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं जनपदों की। सबसे पहले 16 महाजनपद का क्षेत्रीय विभाजन। अगर बात करें अफगानिस्तान में जो था एक महाजनपद था, वो था कंबोज, और इसकी राजधानी जो थी वो थी राजपुर या हाटक। इसके अलावा पाकिस्तान में गांधार एक जनपद था, जो कि तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा राजस्थान में एक जनपद था मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, जो कि आज का जयपुर है, वहाँ हुआ करती थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक जिला था, जनपद था, महाजनपद, इसको अवंती यानी कि अवंती नाम से एक जनपद मध्य प्रदेश में था। इसकी राजधानी 2 थी, एक उज्जैन, ये इसकी उत्तरी राजधानी थी, दूसरी महिष्मती, ये इसकी दक्षिणी राजधानी थी, जो शिप्रा नदी के तट पर थी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों की। इसके अलावा बिहार में 3 महाजनपद थे। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में एक महाजनपद था, वो था अस्मक, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि गोदावरी नदी के तट पर थी। आइए बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो 8 जनपद थे, पहला जनपद था इसमें काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरा जनपद था कौशल, जिसकी राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी, यानी कि इसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी राजधानी साकेत थी। और यही साकेत आज का जो है अयोध्या है, जो कि सरयू नदी के तट पर है। और अगर श्रावस्ती की मैं बात करूं तो ये अर्धचंद्राकार राजधानी थी इनकी, जो कि श्रावस्ती आजकल कौशाम्बी वाला एरिया है। इसके अलावा तीसरा महाजनपद जो था वो था मल्ल, इसकी राजधानी पावापुरी थी, और दूसरी राजधानी इसकी कुशीनारा थी। इसके अलावा वत्स चौथा महाजनपद था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी आजकल का इलाहाबाद यानी कि आजकल का प्रयागराज। पांचवा महाजनपद था कुरु महाजनपद, जो इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आजकल दिल्ली एवं मेरठ वाला हिस्सा है। इसके अलावा छठा महाजनपद था जो उत्तर प्रदेश के वहाँ उत्तर प्रदेश में, वो था पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी। हालांकि दोस्तों, जो अहिच्छत्र थी इनकी उत्तरी राजधानी थी, काम्पिल्य दक्षिणी राजधानी थी,
और इसी कांपिल्य राजधानी से द्रौपदी, जो कि महाभारत की एक पात्र है, द्रौपदी का जन्म इसी कांपिल्य में हुआ था। ये यहीं की रहने वाली थी। इसके अलावा सातवां महाजनपद जो था वो सूरसेन था, जिसकी राजधानी मथुरा थी, जो आजकल का ब्रज वाला एरिया है। इसके अलावा आगे बात करूं, आठवीं राजधानी जो उत्तर प्रदेश के अधीन थी वो थी, यानी कि आठवां महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में था उसका नाम था चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती या सोक्तिमती थी, जो आजकल का बुंदेलखंड का एरिया है। इसके अलावा आइए बात करते हैं अब बिहार के महाजनपदों की। बिहार में 3 महाजनपद थे, जिसमें मगध जिसकी राजधानी राजगृह या पटना थी, राजगृह या राजगीर थी, जो आजकल का पटना और गया वाला क्षेत्र है। इसके अलावा अंग दूसरा महाजनपद था बिहार के अंदर, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो कि भागलपुर वाला क्षेत्र है आजकल। आगे बात करूं, तीसरी जो महाजनपद था बिहार के अंदर वो था वज्जी। ये कई राज्यों का संघ था, जो कि आजकल का मिथिला और वैशाली वाला एरिया है। ये एक गणराज्य था बिहार के अंदर, वज्जी संघ। आइए बात करते हैं और आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग मुझे समय देंगे तो इस तरह हमने जो है बिहार के भी 3 महाजनपद देख लिए हैं। अब ये 16 महाजनपद हो गए हैं। अब बात करते हैं महाजनपदों का, तो वर्णन मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं बात करता हूं सीधे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। मगध दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। दोस्तों देखो, जैसे 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपदों में भी बाद में एक क्या होता है कि एक महाजनपद ने दूसरे महाजनपद को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा। इस तरह कुल मिला के अब भारत में सिर्फ 4 ही महाजनपद ऐसे रह गए थे, जो कि एक मजबूत महाजनपद जिनको माना जाता है। वो सिर्फ 4 ही महाजनपद थे। और आगे मैं बात करूं वो कौन कौन से थे 4 महाजनपद, उनमें सबसे पहले था मगध साम्राज्य। इसके अलावा मगध हो गया, एक मगध हो गया, दूसरा वत्स हो गया, तीसरा अवंती हो गया, चौथा कौशल हो गया। ये 4 महाजनपदों का अस्तित्व रह गया था। इनमें से भी एक महाजनपद और मजबूती के साथ उभर के आया और इन सबको उसने क्या किया, हरा दिया, अपने अधीन कर दिया। उनमें वो था मगध साम्राज्य। और इसी मगध साम्राज्य में आप देखोगे कि हमारे जो है चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और भी कई सारे राजाओं का वर्णन देखोगे जो आप मगध साम्राज्य की। तो इसी क्रम में हम शुरू करते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। अगर मैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात करूं तो दोस्तों, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। मगध क्या था, एक महाजनपद था, मैंने आपको बताया था। और मगध साम्राज्य में बौद्ध प्लस जैन बराबर बौद्ध और जैन धर्म को अपनाया था मगध साम्राज्य के पहले राजा हर्यक वंश ने, जो कि जिसका राजा बिंदुसार होगा। अभी आप देखोगे बिंबिसार, सॉरी। सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की मैं बात करूं तो इस समय सबसे पहले यहाँ पर हर्यक वंश चला, उसके बाद शिशुनाग वंश चला, फिर उसके बाद नंद वंश चला। तो एक एक करके जो हर्यक वंश का शासनकाल है वो 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक, शिशुनाग वंश का 412 बीसी से 344 बीसी तक, और इसके अलावा नंद वंश का 344 बीसी से 322 या फिर 323 बीसी तक। अब एक एक करके इन वंशों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम हर्यक वंश की बात करते हैं आज के लेक्चर में। हर्यक वंश की अगर मैं बात करूं तो हर्यक वंश का जो संस्थापक राजा था वो था बिंबिसार। आप देख सकते हैं ये हर्यक वंश का शासनकाल है। इसका जो संस्थापक राजा था वो बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन आएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहोगे कि ये पितृहंता वंश क्या है। दरअसल हर्यक वंश में क्या था कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था और अजातशत्रु के बेटे
उदयन ने अपने पिता को मार दिया था, यानी कि इन्होंने अपने पिताओं की हत्या की थी, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले बिंबिसार की। और अगर मैं बिंबिसार की बात करूं तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक राजा था। इसका जो शासनकाल था 544 बीसी से लेके 493 बीसी तक। आगे बात करते हैं बिंबिसार के उपाधियों की बात करें। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, बिंबिसार जो है 15 वर्ष की अवस्था में राजा बना, जब उसकी उम्र अवस्था 15 थी। और इसको कई सारी उपाधियाँ इसको मिली हुई थी। इसको श्रेणिक कहा गया है, जो कि जैन साहित्य के अनुसार इसको श्रेणिक कहा गया है। किसको? बिंबिसार को। जो श्रेणिक का मतलब होता है, श्रेणिक का अर्थ होता है स्थायी सेना रखने वाला, और स्थायी सेना रखने वाला ये भारतवर्ष का पहला राजा था बिंबिसार। आगे बात करते हैं मगध साम्राज्य के अंदर इसने जो है अवंती, वत्स, कौशल, अंग और वैशाली जैसे राज्यों को मिला लिया था। सबसे पहले इसने राज्यों को मिलाने का जो कार्य किया वो इसने बहुत चालाकी से किया। कहीं पर इसने युद्ध किया, कहीं पर इसने रिश्ते बनाए, ऐसे किया। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंबिसार ने कहीं पर वैवाहिक संबंध के द्वारा भी राज्यों को अपने अधीन कर दिया था। सबसे पहले इसके वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूं तो इसने महाकौशला से विवाह किया, जो कि प्रसेनजित की बहन थी, जो कि कौशल गणराज्य के नरेश थे। इसने क्या किया, बिंबिसार की एक बहन, बिंबिसार ने क्या किया कि वो जो प्रसेनजित थे, कौशल नरेश, उनकी बहन से इसने जो किया विवाह किया। उसको जो है, एक बार क्या होता है कि बिंबिसार शिकार के लिए जंगल में गए होते हैं, वहाँ पर महाकौशला भी आई होती है। तो क्या होता है कि महाकौशला ने बिंबिसार को देखा और बिंबिसार ने महाकौशला को देखा, पहली बार देखा, और बिंबिसार महाकौशला के चेहरे को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। और वो महाकौशला भी बिंबिसार से जो है प्रेम करने लग गई थी। इस वजह से जो है मजबूरन प्रसेनजित ने महाकौशला का विवाह बिंबिसार से कर दिया। और जब विवाह कर दिया तो दहेज के रूप में बिंबिसार ने क्या किया कि कौशल गणराज्य मांग लिया प्रसेनजित से, और प्रसेनजित ने अपनी बहन को वो राज्य दहेज में दे दिया। इस तरह इसने कौशल गणराज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया। और बात करते हैं इसकी दूसरी बीवी चेलना या छलना। छलना या चेलना जो थी वो चेटक की पुत्री थी, और चेटक जो था लक्ष्मी नरेश था। इसने एक कहानी वही शुरू होती है, ये फिर जंगल में जाता है शिकार, वहाँ इस बार छेलना मिल जाती है और छेलना से भी विवाह का प्रस्ताव रखता है। और जो है छेलना से जब वो विवाह का प्रस्ताव रखता है तो चेटक मजबूरी में विवाह कर देता है, और वहाँ से भी वो लिच्छवी गणराज्य को जो है दहेज में मांग लेता है, और इस तरह लिच्छवी गणराज्य भी मिल जाता है। अगली जो शादी हुई थी इसकी क्षेमा से हुई थी। क्षेमा जो थी मध्य देश की राजकुमारी थी, जो कि मध्य देश की राजकुमारी थी, यानी कि कश्मीर की राजकुमारी थी। इसने क्या किया, कश्मीर की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा और उसको भी दहेज के रूप में कश्मीर वाले एरिया को भी अपने ही इलाके में उसने मिला दिया। और सबसे बड़ी बात है, इनमें सबसे खूबसूरत जो रानी थी वो थी कश्मीर की राजकुमारी, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा। और क्षेमा की खूबसूरती को देखकर यह बहुत प्रभावित हुआ था। इसके अलावा कई राज्य इसने आक्रमण से जीते। इसमें इसने सबसे पहले अंग राज्य जो है, जहाँ का शासक बृहदत्त था, उससे आक्रमण किया और उसको पराजित किया। और पराजित करके उसने क्या किया कि पूरा एरिया उसका कब्जा लिया और वो वाला क्षेत्र मिला लिया। आगे बात करें तो जब उसने वो वाला क्षेत्र अपने एरिया में मिला लिया तो इसने आजाद शत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। आगे बात करते हैं अवंती महाजनपद को इसने भी युद्ध के जरिए तो नहीं कहेंगे, बहुत ऐसे तरीके से मिला लिया, जैसे यूं कह सकते हैं कि उसने बिल्कुल
बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के उसने कर दिया। अवंती के जो राजा थे वो चंद्रप्रद्योत थे उस समय वहाँ के शासक। एक बार क्या होता है कि चंद्रप्रद्योत जो है पीलिया रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और बिंबिसार ने जो है चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए अपना राजवैद्य भेजा जिसका नाम जीवक था, इसके इलाज के लिए भेजा। और बिंबिसार का ये राजवैद्य था। और होता क्या है कि जीवक क्या करता है कि चंद्रप्रद्योत की बीमारी को दूर कर देता है और चंद्रप्रद्योत खुश होकर जो है अपना पूरा साम्राज्य बिंबिसार को दे देता है। इस तरह अवंती भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। आगे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बारे में। अगर बात करें तो ये जो बिंबिसार था इसकी राजधानी राजगीर या राजगृह थी, जो कि जिसको गिरिब्रज भी कहते थे। और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को मानने वाला था। इसके बाद मैं आपको एक क्लास जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर भी दूंगा, जिस पर आपको पता चलेगा कि किस तरह बिंबिसार जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाला बन गया था या उसका अनुयायी बन गया था। आगे बात करें बिंबिसार के उत्तराधिकारी की बात करें या इसके उच्चाधिकारी की बात करें, उत्तराधिकारी तो नहीं उच्चाधिकारी जिसको राजभट्ट कहते थे। अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो सभानात्मक अधिकारी होते थे जो कि सामान्य कार्य के प्रभारी होते थे। इसके अलावा सेना नायक होते थे जो सेनापति होते थे। इसके अलावा ग्राम भोजक होते थे जो ग्राम के मुखिया होते थे। अगर आगे बात करूं, बिंबिसार के समय लगभग 80,000 नगर थे। जिस समय बिंबिसार था उस समय भारत में लगभग 80,000 नगर थे और मगध साम्राज्य 300 योजन तक फैला था। तो उस समय के जो योजन पैमाना था उसके अनुसार जो है मगध साम्राज्य 300 योजन तक फैला हुआ था। आगे बात करें मगध साम्राज्य के संदर्भ के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मगध के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। मगध का उल्लेख जो है अथर्ववेद में भी है, इसके अलावा रामायण में भी है, इसके अलावा महाभारत में भी है। और भी कीटक नामक जनजाति रहती थी मगध में, ऐसा ऋग्वेद का में उल्लेख है। इसके अलावा मगध में रहने वाले लोग अनार्य थे, ऐसा यास्क द्वारा कहा गया है। यास्क एक मुनि थे, उनके द्वारा कहा गया। अब बात करते हैं सब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के काल की। होता क्या है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या करके खुद राजा बन गया और ये 493 BC में मगध का शासक बना। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। और अभी क्या है कि बिंबिसार ने क्या किया, बाद में जिन महाजनपदों को उसने जीता था उसमें से कुछ महाजनपद उसने बाद में दान कर दिए थे, उन्हीं को दे दिया था। फिर अजातशत्रु ने क्या किया, उन्हीं को अपने राज्य में फिर से मिला लिया, जैसे कौशल को मिला लिया और वैशाली को मिला लिया, वत्स को मिला लिया, इनको फिर से मिला लिया। और ये जो अजातशत्रु था ये चेलना का पुत्र था, जो कि मैंने आपको बताया बिंबिसार की तीन शादियाँ हुई थी और उसमें से जो दूसरी शादी थी चेलना, जो चेटक की बहन थी, उससे जन्म हुआ था अजातशत्रु का। आगे बात करें अजातशत्रु के अन्य नामों की मैं बात करूं तो अजातशत्रु का जो बचपन का नाम था कुणिक था। और बात करें अजातशत्रु के बारे में, इसको शत्रुहंता भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं ये कौशल के शासक प्रसेनजीत को काशी पुनः लौटा देता है। प्रसेनजीत से कहता है आप फिर से वहाँ शासन करिए। और इसने क्या किया, प्रसेनजीत की राजकुमारी से यानी कि वहाँ की उनकी पुत्री से वजीरा से विवाह कर लिया। इसके अलावा इसके वहाँ और भी कई सारे इसने वज्जी संघ, वैशाली और लच्छवी जो चेटक का एरिया था वो भी इसने अपने वहाँ पर फिर से मिला लिया। इसके अलावा इसने युद्ध शास्त्र का जो युद्ध था इसमें शास्त्रों का इलाज भी मिलता है, जिसमें मासिक कटक और रथ मशहूल इसने किया, यानी कि ये वाले एरिया इसने फिर से जीत लिए। आगे बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु के बारे में मैं बात करूं तो इसके धर्म की बात करूं तो ये आजीवक संप्रदाय से बहुत
प्रभावित था और आजीवक संप्रदाय के जो संपादक थे वो मखली गोशाल थे। इनसे इसने शिक्षा ली थी। इसके अलावा जैन धर्म के इसने महावीर से शिक्षा ली थी। गौतम बुद्ध से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी और इसी के समय गौतम बुद्ध का जो है दाह संस्कार भी हुआ, उनकी मृत्यु भी हुई। इसके अलावा अजातशत्रु के समय जो है विनय पिटक और सुत्त पिटक नामक दो बौद्ध साहित्यों की रचना भी हुई। इसके समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 बीसी में हुई वो राजगीर गिरिब्रिज में हुई, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप था। और यह जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुई थी। दोस्तों थोड़ा सा एक मिनट, अजातशत्रु के ही काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। आगे बात करूं, इसके बाद हमने आपको बताया कि जैसे कि पहले बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। उस समय राजा जो था जो है अजातशत्रु था और ये गिरिब्रिज राजगृह में ये पहली बौद्ध संगीति हुई थी लगभग 483 बीसी में। फिर उसके बाद उसका बेटा उदयन राजा बनता है। उदयन ने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी, यानी कि इसने अजातशत्रु को मार दिया, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया। उदयन को भद्र कहा गया है और ये जो था कि उसका पुत्र था अजातशत्रु का, इसको पुराणों में भी बताया गया है। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। ये यूके SSSC के एग्जामों में एक बार पूछ लिया गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की, जो कि गंगा और सोन नदी के तट पर था। और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा, तो पटना नगर की स्थापना आगे चलकर शेरशाह सूरी करेगा, जो कि आप मुगल शासनकाल के दौरान बीच में शेरशाह सूरी को भी जब आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया। आगे मैं बात करूं, सबसे पहले तो इसने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में स्थापित की। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को जो है पुराणों में कुसुमपुर भी कहा गया है, तो इसका नाम इसका कुसुमपुर भी मिलता है। आगे बात करूं, अजातशत्रु ने पहली बार ग्राम की नींव भी रखी थी। अजातशत्रु ग्राम की नींव रखी। इसके अलावा मैं बात करूं, अजातशत्रु के बाद अनिदंती और फिर मुंडक एवं नागदशक यहाँ के जो थे दार्शनिक थे। अजातशत्रु के समय 3 मुख्य दार्शनिक थे। एक तो अनिरुद्ध था, दूसरा मुंडक था, तीसरा जो था उसका नाम नागदशक था। ये 3 दार्शनिक थे और इसने क्या किया, दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी ली, अलग अलग दर्शनों की शिक्षा भी ली। आगे बात करूं, अजातशत्रु हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसका एक सेनापति था शिशुनाग, तो इसके अमात्य सेनापति शिशुनाग ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। और इसके ये जो अंतिम शासक था वो अजातशत्रु नहीं बल्कि उदयन था। उदयन ने क्या किया, उदयन के शासनकाल में जो इसका एक सेनापति था उसका नाम शिशुनाग था, तो इसके अमात्य सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और मगध साम्राज्य से हर्यक वंश का जो है पतन हो गया। हर्यक वंश का जब पतन होता है तो उसके बाद शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। अब आप आगे चलकर शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे। दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देख लेना और जो पॉइंट आपको लगे उनको बिल्कुल नोट भी करिएगा, जो कि यहाँ पर इस टॉपिक से आपके एग्जाम से संबंधित पूरी चीज़ें हो जाएंगी। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए आप अपने चैनल स्टडी विद कमलेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।